ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 37। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। वंशज और रुमानी एक दूसरे को देख ही रहे थे कि अचानक वंशज अपने कदम पीछे करते हुए कहता है, नेवर, मैं कभी नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी रूमा, पता नहीं कैसे मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाया। रुमानी जो एक उंगली को दूसरी उंगली में फोल्ड करके रखे हुए थी वो एकदम से खुल जाती है। वंशज जल्दी से दरवाज़ा खोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही रुमानी के गालों पर एक कतरा आंसू बह जाता है। इधर ध्रुव की नींद खुलते ही उसकी नज़र श्रेष्ठा पर चली जाती है। श्रेष्ठा ध्रुव को कसकर पकड़े हुए सो रही थी। ध्रुव श्रेष्ठा को बड़े प्यार से देखने लगता है, फिर झुककर उसके माथे को चूम लेता है। उसके ये करते ही श्रेष्ठा की आंखें खुल जाती हैं। ध्रुव थोड़ा हड़बड़ा सा जाता है। श्रेष्ठा ध्रुव के गाल पर हाथ रखकर कहती है, आई लव यू ध्रुव, तुम्हें मुझसे ये सब चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए थी। ये सब जानने का पूरा हक है मुझे। यू नो दैट जब मैंने वो फाइल देखी, उसमें लिखे शब्दों को पढ़ा तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई ये जानकर कि दी पैसों के लालच में कुछ भी कर सकती थी, और तुमने इसलिए ये सब छुपाया था कि मैं तुमसे नफरत ना करने लग जाऊं। ध्रुव तुरंत श्रेष्ठा के गालों पर हाथ रखकर बोला, नो बेबी, यू आर रॉन्ग। मैंने ये सब इसलिए नहीं छुपाया कि तुम मुझे गलत समझोगी, बल्कि इसलिए छुपाया ताकि तुम्हें श्रेया की हरकतों के बारे में पता होने पर तकलीफ़ ना हो। मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता था। श्रेष्ठा कुछ देर तक ध्रुव को देखती है, फिर उसके होठों की ओर बढ़ने लगती है। तभी ध्रुव अपना हाथ श्रेष्ठा के मुंह पर रखकर कहता है, मेरे मुंह से अभी भी ड्रिंक की बदबू आ रही है। मैं ब्रश कर लूँ, उसके बाद तुम मुझे किस कर सकती हो। ये सुनते ही श्रेष्ठा यू बोलकर उठकर ध्रुव को मारने लगती है। वहीं ध्रुव हंसते हुए उठकर श्रेष्ठा को गले लगा लेता है और कहता है, आई मिस्ड यू सो मच बेबी। सिंघानिया विला में अनु किचन में जाकर विशाखा से कहती है, बड़ी दादी, बड़े पापा चाय मांग रहे हैं। विशाखा कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, कौन से बड़े पापा अनु? फिर खुद में ही, अर्जुन और प्रीत तो कल रात को ही आ गए। आदित्य भी तो कमरे में ही होगा। ध्रुव और श्रेष्ठा भी तो अभी अभी आए हैं। किन्हें चाय चाहिए? अनु समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, बड़ी दादी, वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर चलते चलते थोड़ी दूर वाले कमरे में जो रहते हैं वो बड़े पापा। विशाखा अब और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। विशाखा के ना समझने से अनु इरिटेट होकर उनके हाथ को खींचते हुए लेकर जाती है और हॉल से कमरे की ओर इशारा करते हुए कहती है, वो कमरे वाले बड़े पापा। विशाखा हंसते हुए कहती है, अच्छा तो अर्जुन। अनु जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। विशाखा ठीक है बोलकर किचन में चली जाती हैं। वहीं अनु कुछ गहराई से सोचने लगती है। कमरे में आदित्य आईने के सामने खड़ा अपने हाथ में घड़ी पहन रहा था। तभी काव्या आदित्य को पीछे से हक करके कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आप ऑफिस से कब छुट्टी लेंगे? आदित्य काव्या का हाथ पकड़कर आगे करके उसे देखते हुए कहता है, मैं ऑफिस का एम्प्लॉय नहीं, वहाँ का सीईओ हूँ, तो मुझे छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब चाहे छुट्टी कर सकता हूँ। काव्या मुंह बनाकर, वो तो हमें भी पता है। आदित्य काव्या के गाल को सहलाते हुए, बस 2 दिन, फिर 2 महीने तक तुम्हारे साथ ही रहूँगा, हर पल हर लम्हा, ओके? काव्या खुश होकर, ओके। दोनों एक दूसरे में ही उलझे हुए थे कि तभी डोर नॉक होता है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सर्वेंट खड़ा था। दोनों को देख सर्वेंट सिर झुकाए कहती है, अनु मैम अभी तुरंत सबको नीचे बुला रही हैं। काव्या एक नज़र आदित्य को देखती है, जिसके चेहरे पर काव्या के साथ रहने पर जो एक्सप्रेशंस थे वो कहीं गायब हो चुके थे। काव्या सर्वेंट से, आप जाइए, हम आ रहे हैं। काव्या के बोलते ही सर्वेंट चली जाती है। आदित्य अपने हाथ आगे करके, चलें वाइफी? काव्या एक नज़र आदित्य को देखती है, फिर उसके हाथ को, फिर मुस्कुराते हुए आदित्य का हाथ थाम लेती है। आदित्य काव्या को लेकर नीचे चला जाता है। हॉल में सभी लोग साथ में बैठे थे। आदित्य और काव्या दोनों अलग अलग बैठे होते हैं कि अनु जल्दी से कहती है, आप दोनों साथ में वहाँ पर बैठिए, बोलकर एक जगह इशारा करती है। सभी अनु की हरकतें देख रहे थे। सबके आ जाने के बाद अनु एक नज़र देखकर पहले कंफर्म कर लेती है, तभी उसकी नज़र अमरजीत की खाली जगह पर पड़ती है। वो जल्दी से कहती है, छोटे दादा कहाँ हैं? उसके इतना बोलते ही पीछे से आवाज़ आती है, बस भाई आ गया मैं। बोलते हुए अमरजीत मायावती के साथ सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी अचानक से अनुराग पूछता है, क्या हुआ अनु, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अनु तुरंत अपने मुंह पर उंगली रखकर कहती है, श्श, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। सबकी बोलती बंद हो जाती है। सभी हाँ में सिर हिला देते हैं।
अनु अब इधर से उधर चलते हुए या यूं कहें कि परेड करते हुए कहती है, तो मैंने आज ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि सभी को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं किस बड़े पापा की बात कर रही हूँ। तो मैंने एक कोड तैयार किया है जिससे पता चले कि मैं कौन से पापा की बात कर रही हूँ। सभी की नज़र अनु के चलते कदम और बातों पर थी। अनु इस तरह बोल रही थी जैसे शोले का गब्बर बोलता है। खैर, पृथ्वीराज और अमरजीत तो अनु को गब्बर इमेजिन भी करने लग गए थे। अनु अर्जुन और प्रीत के पास जाकर, आज से आप मेरे ए पापा और आप मेरी ए मम्मा। अर्जुन और प्रीत एक दूसरे को देखने लगते हैं। अनु आगे बढ़कर आदित्य और काव्या के पास जाकर दोनों को ध्यान से देख, फिर काव्या के गाल को खींचते हुए कहती है, सॉरी क्यूट मम्मा, आज से आप मेरी बी मम्मा और आप मेरे बी पापा। आदित्य तुरंत बोलता है, मुझे बी लेटर नहीं पसंद, अगर देना है तो के लेटर दे दो। अनु आदित्य को घूर कर देखने लगती है। वहीं दोनों की हरकत से सभी मुस्कुरा देते हैं। अनु अपनी कमर पर हाथ रखकर, यहाँ आपकी पसंद नापसंद नहीं पूछा गया तो अपना मुंह तो ज़्यादा मत चलाइए, अगर इतना ही चलाने का मन है तो ये खाइए। बोलते हुए अनु टेबल पर रखा अखरोट आदित्य को देती है। काव्या आदित्य की ओर झुककर कान में धीरे से कहती है, मिस्टर हैंडसम, इसे खाने से अच्छा है आप मुंह बंद कर लीजिए, कहीं इसे खाते खाते आपके दांत ढीले ना हो जाए। आदित्य अपना फ़ोन निकालकर उसमें बिजी हो जाता है। अनु अखरोट को टेबल पर रखकर ध्रुव और श्रेष्ठा के पास जाती है। फिर श्रेष्ठा के हाथ को पकड़कर कहती है, फाइटर मम्मा, आज से आप मेरी सी मम्मा हैं और आप मेरे सी पापा। ध्रुव मुस्कुराते हुए अनु के गाल को खींचते हुए, ओके बेबी गर्ल। अनु अब अनुराग और सपना के पास जाती है। दोनों एकटक उसे देखने लगते हैं। एकदम से अनुराग बोलता है, इसका मतलब अब हम दोनों डी पापा और डी मम्मा हैं। अनु जल्दी से दोनों के गले लगकर कहती है, नहीं, आप दोनों हमेशा मेरे प्योर पापा और मम्मी हो, इसीलिए आपको मैं हमेशा मम्मा और पापा ही कहूँगी। अनु अब रोहान और स्वरा के पास जाकर खड़ी हो जाती है। रोहान और स्वरा के बीच खड़े होकर अनु कहती है, और ये दोनों मेरे छोटे पापा और छोटी मम्मा हैं। इतना कहते हुए अनु बीच में खड़ी होकर कहती है, अब सब कोई कहिए, ये मेरे ए पापा हैं और ये मेरी ए मम्मा। अनु के पीछे सभी अर्जुन और प्रीत को पॉइंट करते हुए कहते हैं, ये अनु के ए पापा और ये ए मम्मा हैं। इसी तरह से हॉल में शोर होने लगता है। सर्वेंट भी ऐसा माहौल देख मुस्कुराने लगते हैं। इससे पहले उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। पूरी फैमिली हंसते मुस्कुरा रहे थे। काफ़ी देर तक नारेबाजी के बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता करने लगते हैं। आदित्य अनु को देखकर थोड़ा झुककर काव्या के कान में कहता है, ऐसे नारा लगा रही है जैसे पॉलिटिक्स में लगाया जाता है, बड़ी होकर पक्का नेता बनेगी। बोलकर आदित्य सीधा हो जाता है। वहीं आदित्य की बात सुन काव्या को हंसी आ जाती है, लेकिन ये हंसी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। हंसते मुस्कुराते एक सुख के पल ऐसे ही बीतने लगते हैं। अब काव्या, श्रेष्ठा, सपना तीनों का 9वां महीना स्टार्ट हो चुका था। आदित्य, ध्रुव और अनुराग अब ऑफिस नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें अपनी वाइफ का ध्यान रखना था। रूमानी की शादी की तैयारियां भी बड़े जोरों से चल रही थी। वंशा जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा था, उसका ऑफिस के किसी काम में मन नहीं लग रहा था। रोज़ कोई ना कोई एम्प्लॉय इसके गुस्से का शिकार हो जाता था। तंसज अपने छोटे भाई के लिए बहुत परेशान था, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। रोहान कभी कभी वंशज से इस बारे में बात करता रहता, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। अरुणी देवी आंखें बंद करके खड़ी हुई थी। तभी विशाखा कमरे में आकर, क्या हुआ माँ, आपने हमें बुलाया? अरुणी देवी खामोशी से मुड़कर, दरवाज़ा बंद कीजिए। विशाखा असमंजस में अरुणी देवी को देखती है, फिर पीछे मुड़कर दरवाज़ा बंद कर देती है। अरुणी देवी पास आने का इशारा करती है तो विशाखा उनके पास चली जाती है। विशाखा थोड़ा परेशान होकर, माँ, आपकी खामोशी हमें परेशान कर रही है, क्या हुआ है बताइए तो सही। अनुष्का कहाँ है विश? एकदम से अरुणी देवी पूछती हैं। इस सवाल से विशाखा के भाव एकदम से बदल जाते हैं। वो अरुणी देवी से नज़रें हटाकर हकलाते हुए कहती है, अनुष्का? अनुष्का का हमें कैसे पता होगा माँ, हमें नहीं पता वो कहाँ है। विशाखा को इतना घबराता देख एक तंज भरी मुस्कुराहट लिए अरुणी देवी कहती है, तो आप इतना घबरा क्यों रही हैं? विशाखा अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए फिर से हकलाते हुए कहती है, नहीं नहीं माँ, मैं कहाँ घबरा रही हूँ, मैं नहीं घबरा रही, वो तो। इतना बोलते हुए वो एकदम से रुक जाती हैं। माथे पर पसीना फिर एक बार दिखने लगता है। अरुणी देवी एक लिफाफे को फेंककर चिल्लाते हुए कहती हैं, तो इन सब फोटोज़ में आप क्या कर रही हैं विश? लिफाफे को फेंकते ही बहुत सारी फ़ोटोज़ बाहर निकलकर फर्श पर फैल जाती हैं। अरुणी देवी के अचानक चिल्लाने से विशाखा उन्हें देखती हैं, फिर फर्श पर पड़े फ़ोटो को देखकर विशाखा के होश उड़ जाते हैं। विशाखा के हाथ पैर जैसे जम से जाते हैं।
फर्श पर पड़े फोटोज में अनुष्का और विशाखा एक साथ दिख रही थी, जिसमें दोनों बहस करती हुई नजर आ रही थी। इसके साथ ही अनुष्का को विशाखा चोटी से धक्का देना भी दिख रहा था। फोटो को देखकर विशाखा के हाथ पैर बिल्कुल सुन्न से हो जाते हैं। वहीं अरुणी देवी विशाखा के कंधे को हिलाकर कहती हैं, आपने अनुष्का को मार दिया। विशाखा की नज़र अब भी उन फोटोज पर थी। अरुणी देवी जोर से हिलाते हुए, बताइए विश, आपने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को क्यों मारा? अचानक ही विशाखा जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तो और क्या करती मैं माँ, उसने पृथ्वी को मुझसे छीनना चाहा। पृथ्वी सिर्फ मेरे हैं, अगर किसी ने उनकी तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं उनकी जान ले लूंगी, लेकिन उसने तो हद पार कर दी थी। कहते हुए विशाखा के लिए पृथ्वीराज के लिए एक जुनून दिख रहा था, जिसे आज तक अरुणी देवी ने नहीं देखा था। अरुणी देवी स्तब्ध सी रह जाती हैं। विशाखा की आंखें गुस्से से आग उगल रही थी। विशाखा फोटो के पास जाकर फोटो को पैरों से बुरी तरह से कुचलते हुए कहती है, इसने मेरे पृथ्वी को ड्रग्स देकर रात बिताई और मुझसे कहती है कि बच्चे के जरिए ये मुझसे पृथ्वी को छीन लेगी। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे पृथ्वी को मुझसे छीने। मुझसे पृथ्वी को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। ये सब कुछ बोलते हुए विशाखा बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव कर रही थी। उसको ऐसे करता देख अरुणी देवी आगे बढ़कर झट से हाथ पकड़कर खींच लेती है और कंधे को पकड़कर जोर से हिलाते हुए कहती है, विश होश में आइए। विशाखा अब धीरे धीरे शांत होने लगती है। शांत होते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो नम आंखों से अरुणी देवी को देखते हुए कहती हैं, कितनी अच्छी दोस्त थी वो मेरी, लेकिन उसने ही मुझे धोखा दिया। दोस्ती की आड़ में उसने पृथ्वी के साथ गलत किया, जिसका पृथ्वी को आज तक अंदाज़ा नहीं है। पृथ्वी को आज तक इस बात का आभास नहीं है कि उन्होंने अनुष्का के साथ रात बिताई। मैं कैसे उसे ऐसे छोड़ देती? वो हम दोनों को अलग करना चाहती थी। कितनी मुश्किलों के बाद मुझे अपना ऐसा जीवन साथी मिला था जो मुझसे प्यार करते थे। बचपन में माँ पापा को भगवान मुझसे छीन ले गए, तब मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो बाबा को भी भगवान ने छीन लिया और पृथ्वी को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने अनुष्का को मार दिया। जिस वक्त आदि मेरे पेट में पल रहे थे, मेरी गलती की सज़ा उन्हें मिलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। बोलते हुए विशाखा रोते रोते फर्श पर बैठ जाती है। जिस दर्द को उसने इतने सालों से छुपा कर रखा था, वो आज बाहर निकलने से उन्हें तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था। अरुणी देवी बस विशाखा को देखती रहती हैं, फिर मन में कहती है, तो ये बात तो सच है कि रुखसार पृथ्वीराज और अनुष्का की बेटी है, पर यह सच्चाई किसी हालत में बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी तो टूट ही जाएंगे और रुखसार तो किसी से आंख तक नहीं मिला पाएगी। सच जानकर तो विशाखा रुखसार से नफरत करने लगेगी। सोचते हुए अरुणी देवी उन पलों में खो जाती हैं जब उन्होंने पहली बार रुखसार को अनाथ आश्रम में देखा था। रुखसार बचपन में बिल्कुल वृंदा, ध्रुव की माँ की तरह दिखती थी। पहले तो अरुणी देवी को लगा कि रुखसार वृंदा की ही बेटी है, लेकिन डीएनए टेस्ट से ये गलत साबित हो गया। फिर अरुणी देवी ने सबका डीएनए टेस्ट करवाया, जिसमें पृथ्वीराज और रुखसार की डीएनए सेम थी, जिससे एक पल के लिए तो अरुणी देवी के होश उड़ गए, लेकिन वो इस बात की जानकारी निकालने लगी थी। इसी बीच उन्होंने रुखसार को गोद ले लिया था। रुखसार को जब घर लाया गया तब विशाखा अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखा करती थी, इसीलिए अरुणी देवी ने सच्चाई को छुपाना ही सही समझा। इधर काव्या बैल्कनी में खड़ी होकर खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। काव्या फ़ोन देखकर कुछ सोचते हुए रिसीव करती है। दूसरी तरफ से तुरंत दीप की आवाज़ आती है, हेलो मिस काव्या। काव्या भौएं चढ़ाए, मिस नहीं मिसेस काव्या। दीप नाटक करते हुए, उफ, सीधे दिल को छू गई। वैसे मिसेस काव्या, आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आप मिसेस हैं। खैर जो भी हो, आपने अपनी अदाओं से बहुत किसी को दीवाना बना रखा है। पहले तो अपने पति, फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड को, और अब मुझे। बोलते हुए दीप एकदम से रुक जाता है। काव्या थोड़ी गुस्से से, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? दीप बातों को संभाल के कहता है, आपके काम को देखकर मैं आपका दीवाना हो गया। मतलब एक प्रोजेक्ट को करने में कम से कम 3-4 महीने लग जाते हैं, पर आप तो 1 महीने में ही कर देती हैं। आपकी इतनी ज़्यादा काबिलियत देखकर एक बड़ी कंपनी आपके साथ डील करना चाहती है, तो आपका जवाब क्या है, हाँ या ना? काव्या अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, फ़िलहाल हम रेस्ट पर हैं। अब 6-7 महीनों तक मेरे असिस्टेंट काम संभालेंगे, और आप तो वैसे भी मेरी पार्टनरशिप में हैं, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। दीप नौटंकी भरा जवाब देता है, माफ़ कीजिए देवी माता, हमसे आप जैसा काम ना हो पाएगा। हम उन्हें 6-7 महीने बाद ही डील करने के लिए बोलेंगे। ओके बाय, मिसेस काव्या आदित्य सिंघानिया। इतना बोलते ही दीप कॉल कट कर देता है। काव्या फ़ोन को साइड में रखकर फिर एक बार सामने देखने लगती है। फिर अचानक से मुस्कुराते हुए धीरे से कहती है, मिस्टर हस्बैंड,
आपको पाकर मैंने इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को पाया है। आप मेरी किस्मत की सबसे खूबसूरत एहसास है। बोलते हुए काव्या की मुस्कान और ज़्यादा बढ़ जाती है। रात के वक्त लंदन में सौरभ कुछ फाइलों को देखते हुए कमरे के अंदर आता है, पर कमरा पूरा अंधेरा सा था। अंधेरे को देख सौरभ रुखसार को बुलाने लगता है। रुखसार, इतना अंधेरा करके क्यों रखा है तुमने? बोलते हुए सौरभ साइड में जाकर स्विच ऑन करता है। लाइट जलते ही सामने का नज़ारा देख सौरभ हैरान रह जाता है। कमरा पूरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। सौरभ चारों तरफ नज़र डालता है, तभी अचानक से दरवाज़ा बंद होता है। उसके साथ ही लाइट फिर एक बार ऑफ हो जाती है। अंधेरे में ही सौरभ को जानी पहचानी खुशबू महसूस होती है। वो अचानक से किसी का हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसे कमर से पकड़ लेता है। सौरभ अंधेरे में ही उसके चेहरे को छूते हुए कहता है, मुझसे छुपना नामुमकिन है रुखसा, क्योंकि तुम्हारे पास होने से ही मेरी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। रुखसार मोमबत्ती जलाकर अपने सामने करती है। मोमबत्ती की रोशनी में दोनों की नज़रें आपस में मिल जाती हैं। सौरभ रुखसार के बदन को देखता है। इस वक्त रुखसार ने साड़ी पहनी थी, लेकिन उसकी साड़ी ना उसकी कमर को ढक रही थी और ना ही सीने को। साड़ी बहुत ज़्यादा पतली थी। रुखसार को ऐसे देख सौरभ की तो हालत ही ख़राब होने लगती है। रुखसार सौरभ से दूर होकर पूरे कमरे में मोमबत्तियाँ जलाने लगती है। सौरभ की नज़र तो रुखसार से हट ही नहीं रही थी। सब तरफ मोमबत्ती जलाकर रुखसार सौरभ के पास आकर खड़ी हो जाती है और अपनी बाहें उसके गले में लपेट लेती है। सौरभ एकटक रुखसार को देख रहा था। रुखसार सौरभ की आंखों में देखते हुए कहती है, आज बहुत खास दिन है हमारे लिए। इसी दिन हम आपसे पहली बार मिले थे, वो पल जब हम एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, और आज फिर एक बार हम इसे खास बनाना चाहते हैं। हमारे मिलन से सौरभ बस रुखसार की आंखों में देखे जा रहा था। रुखसार सौरभ के गले से हाथ हटाकर उसके सीने से लगकर कहती है, सौरभ, हमें आपका प्यार चाहिए, हम पत्नी होने का हक चाहते हैं। रुखसार के इतना कहते ही सौरभ रुखसार की कमर पर हाथ रखकर कस लेता है और धीरे से उसके कान में कहता है, आर यू श्योर? क्योंकि अगर मैं तुम्हें प्यार करने में डूब गया तो फिर तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। रुखसार के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो कसकर सौरभ की शर्ट को पकड़ लेती है। सौरभ कुछ याद आते ही पूछता है, शौर्य कहाँ है? रुखसार सौरभ से लगे हुए कहती है, माँ के कमरे में खेलते खेलते सो गया, तो माँ ने कहा कि उसे वहीं रहने दे। सौरभ अब भी खामोश रहा तो रुखसार सिर उठाकर सौरभ को देखती है। सौरभ अब भी बस रुखसार को ही देख रहा था। सौरभ को बिल्कुल शांत देख रुखसार कहती है, अगर आपको और वक्त चाहिए तो कोई बात नहीं। बोलते हुए रुखसार सौरभ से दूर होने लगी। अचानक से सौरभ रुखसार का हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे वो सौरभ के बहुत करीब चली जाती है। सौरभ रुखसार के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है, और दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया है तो मैं पीछे क्यों जाऊं? इतना बोलते ही सौरभ अपनी उंगली माथे से लेकर गर्दन से होते हुए नीचे चलाने लगता है। रुखसार की सांसें एकदम से बढ़ जाती है। सौरभ रुखसार को एक नज़र देखकर घुटनों के बल बैठकर उसके पेट पर होंठ रख देता है। रुखसार सौरभ के बाल को मुट्ठी में भर लेती है। सौरभ रुखसार के पेट को चूमते चूमते धीरे धीरे बाइट भी करने लगता है। रुखसार की आह निकल जाती है। सौरभ सिर उठाकर उसे देखता है, फिर उठकर रुखसार के चेहरे को अपने हाथों में भरकर, मैं अगर वाइल्ड हो गया तो प्लीज़ रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम जितना मुझे रोकोगी मैं उतना खुद को रोक नहीं पाऊंगा। रुखसार कुछ बोलती उससे पहले ही सौरभ रुखसार के होठों को ब्लॉक कर लेता है। सौरभ की किस बहुत डीप थी, जो आज से पहले रुखसार ने कभी महसूस नहीं की थी। रुखसार बस सौरभ का साथ दिए जा रही थी। रुखसार के हाथ लगातार सौरभ के सीने पर चल रहे थे। करीब आधे घंटे के किस के बाद सौरभ रुखसार के होंठों को बाइट करके छोड़ता है। रुखसार की फिर एक बार आह निकल जाती है। सौरभ अब रुखसार की गर्दन पर लव बाइट्स दे रहा था, जिससे रुखसार की सिसकियां निकल रही थी। इसके साथ ही सौरभ रुखसार की गर्दन को लिक और सक भी कर रहा था। धीरे धीरे सौरभ अपना कंट्रोल खो रहा था, जो रुखसार अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद सौरभ रुककर रुखसार को देखने लगता है, जिसकी आंखें इस वक्त बंद थीं। सौरभ रुखसार की साड़ी को खोलकर फेंक देता है और अपनी शर्ट उतारकर रुखसार को गोद में उठा लेता है। रुखसार अब आंखें खोलकर सौरभ को देखती रहती है। सौरभ रुखसार को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है और एक बार रुखसार की गर्दन को किस करने के साथ बाइट करने लगता है। कुछ देर में दोनों के सारे कपड़े फर्श पर गिर जाते हैं। सौरभ रुखसार के पूरे शरीर को किस कर रहा था, अब वो उसके सीने पर किस करने लगता है। पूरे कमरे में अब तक मोमबत्तियां पिघल पिघल कर खत्म होने लगी थी। सौरभ चांद की रोशनी में रुखसार के चेहरे को देखकर धीरे से कहता है, आर यू रेडी? रुखसार पलकें झपका देती है। उसका इशारा मिलते ही सौरभ रुखसार के अंदर एंटर हो जाता है।
रुखसार की हल्की चीख निकल जाती है। सौरभ रुखसार को देखने लगता है। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें आ चुकी थी। सौरभ रुखसार के होठों को अपने होठों से उलझाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। कुछ देर में रुखसार की सिसकियां और आहें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। काफ़ी देर तक सौरभ बहुत धीरे धीरे कर रहा था। फिर अचानक ही वो वाइल्ड होकर अपनी स्पीड बढ़ा देता है। रुखसार सौरभ की पीठ पर अपने नाखून चुभो रही थी, जिसका सौरभ पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों अपनी मिलन की रात में खोए ही हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। दस्तक सुनकर भी सौरभ नहीं रुकता। वो तो पूरी तरह से रुखसार को प्यार करने में खो चुका था। रुखसार आहें भरते हुए कहती है, सौरभ दरवाजे पर कोई है। रुखसार के इतना कहते ही सौरभ और स्पीड में करने लगता है। रुखसार कसकर आंखें बंद कर लेती है क्योंकि सौरभ के ऐसा करने से उसे दर्द हो रहा था। लेकिन कुछ पल में ही वो समझ जाती है कि वो इस वक्त सौरभ को रोकने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए उसने पहले ही मना कर दिया था। ये समझते ही रुखसार भी सौरभ की गर्दन पर किस करने लगती है। रुखसार को साथ देता देख सौरभ अब बहुत प्यार से उससे पेश आ रहा था, जिससे रुखसार को काफ़ी सुकून मिल रहा था। इधर दरवाजे के बाहर सुमन बार बार नॉक करती जा रही थी। जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो सिर पकड़कर कहती है, शिट, मैंने बहुत देर कर दी। इस लड़की ने मेरे सौरभ को जिस्म से भी अपना बना लिया। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं। इतना बोलते ही सुमन पैर पटक कर चली जाती है। रात के करीब 2 बजे सौरभ रुखसार के ऊपर से हटकर साइड में लेट जाता है। दोनों का शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। सौरभ रिमोट लेकर एसी चला देता है। रुखसार सौरभ के सीने पर सिर रखकर अधखुली आंखों से सौरभ को देखते हुए कहती है, सौरभ, हमें बहुत नींद आ रही है। सौरभ रुखसार के माथे को चूमकर, सो जाओ रुखसा। रुखसार सौरभ के सीने पर हाथ रखकर चेहरे को सीने में छुपाए आंखें बंद कर लेती है। सौरभ रुखसार के चेहरे को देखता है, जिस पर थकावट और सुकून एक साथ दिख रहा था। काफ़ी देर तक उसके चेहरे को देखने के बाद सौरभ रुखसार को बाहों में भरकर सो जाता है। उधर काव्या इधर से उधर होती जा रही थी। वो अपने पेट पर हाथ रख लेती है, फिर अचानक ही चिल्ला उठती है। आदित्य काव्या की चीख से उठकर घबराते हुए काव्या से पूछता है, वाइफी, क्या हुआ वाइफी? काव्या के चेहरे पर अब दर्द उभरने लगता है। वो दर्द भरी आवाज़ में कहती है, मिस्टर हस्बैंड, हमें बहुत दर्द हो रहा है। इतना बोलते ही वो ज़ोर से चीखती है। आदित्य घबरा जाता है। आदित्य काव्या के चेहरे को सहलाते हुए, वाइफी प्लीज़ खुद को संभालो। काव्या फिर एक बार दर्द से चिल्लाती है, फिर कहती है, हमें लगता है लेबर पेन है। इतना बोलते ही काव्या फिर से चीखती है। आदित्य जल्दी से काव्या को गोद में उठा लेता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। वो काव्या को कार में बैठाकर ब्लूटूथ पर टैप करके कहता है, सब कुछ रेडी करके रखो। आदित्य कार में बैठकर बहुत स्पीड से कार को बढ़ा देता है। काव्या दर्द से अपने हाथ को पेट पर रखे हुए चेहरे को इधर से उधर घुमाए जा रही थी। आदित्य ड्राइव करते हुए, प्लीज़ वाइफी, कुछ देर और बर्दाश्त कर लो, हम पहुंचने ही वाले हैं। हॉस्पिटल में काव्या को स्ट्रेचर पर लेकर जाया जा रहा था। आदित्य ने कसकर काव्या का हाथ पकड़ा हुआ था। काव्या के चेहरे पर असहनीय दर्द दिख रहा था। लेबर रूम में पहुंचते ही नर्स आदित्य को रुकने के लिए कहती हैं। आदित्य सर्द नज़रों से नर्स को देखता है। नर्स डर से पीछे हट जाती है। नर्स नई थी, इस वजह से उसे बिल्कुल पता नहीं था कि ये सिंघानियास का ही हॉस्पिटल है। डॉक्टर आकर आदित्य को साथ चलने के लिए कहते हैं। काव्या को बेड पर लिटाया जाता है। आदित्य काव्या के पास ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर कसकर उसके हाथों को पकड़ लेता है। डॉक्टर काव्या को पुश करने के लिए कहती हैं। काव्या पूरी कोशिश कर रही थी। आदित्य बस काव्या की दर्द भरे चेहरे को देख रहा था। डॉक्टर फिर से बोलती हैं, प्लीज़ मैम, कोशिश कीजिए। काव्या कसकर आंखें बंद करके कोशिश करती है। काव्या की चीख के साथ बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। आदित्य राहत की सांस लेता है, लेकिन कुछ ही पल में काव्या दर्द से फिर से चिल्ला उठती है। काव्या कोशिश कर ही रही थी। अचानक से वो खुद को ढीला छोड़ रोते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, मुझसे नहीं हो रहा। आदित्य काव्या को हौसला देते हुए कहता है, नहीं वाइफी, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती, प्लीज़ कोशिश करो। वहीं लेबर रूम से बाहर पूरा सिंघानिया परिवार आ चुका था। काव्या कोशिश कर ही रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। डॉक्टर काव्या की आंखें बंद होता देख घबराते हुए कहती हैं, प्लीज़ उसकी आंखें बंद मत होने दीजिए। बच्चा बाहर आना चाहता है। अगर बेहोश हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आदित्य घबराहट में काव्या के गाल को थपथपाते हुए आवाज़ देता है, वाइफी प्लीज़ आंखें बंद मत करना। तुम्हें कोशिश करनी होगी। हमारा बेबी बाहर आना चाहता है। प्लीज़ वाइफी, कोशिश करो। आदित्य के बोलने का काव्या पर कोई असर नहीं पड़ता। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं।
वो शायद इस दर्द को नहीं सह पा रही थी। डॉक्टर काव्या को चेक करने लगती हैं। अचानक से ही वो कहती हैं, ओ माय गॉड, इनकी तो सांसें धीमी हो रही हैं। ये सुनते ही आदित्य के चेहरे पर काव्या को खोने का डर बैठ जाता है। पहला बच्चा लड़का हुआ था जो अब बिल्कुल शांति से झूले पर था। वहीं डॉक्टर को अब होश आता है कि उसने क्या और किसके सामने कह डाला। वो डर से कांपने लगती है। वहीं आदित्य काव्या के गाल को थपथपाते हुए जोरों से आवाज़ दे रहा था। इस वक्त उसकी आंखें नम और घबराहट से भरी हुई थीं। काव्या कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। आगे क्या होगा ये सोचकर सब डॉक्टर्स डर रहे थे। आदित्य काव्या के हाथ को रब करते हुए, वाइफी वाइफी प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। तुम ऐसे आंखें कैसे बंद कर सकती हो? क्या तुम्हें हमारे बेबी को नहीं देखना? प्लीज़ वाइफी अपनी आंखें खोलो। तुमने कहा था ना कि तुम बेबी होने के बाद हम सब कंप्लीट फैमिली बन जाएंगे, खुशी से रहेंगे। आदित्य बोलता ही जा रहा था कि अचानक झूले पर लेटा बच्चा रोने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी काव्या को उठाने की कोशिश कर रहा हो। वक्त के साथ बच्चे के रोने की आवाज़ तेज़ होने लगती है। अचानक से काव्या तेज़ सांस लेते हुए उठ जाती है। ये देखकर आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, वाइफी मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए प्लीज़ हार मत मानो। काव्या की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो अचानक ज़ोर से चिल्ला उठती है। उसी के साथ एक बच्चे के रोने की और आवाज़ आती है। आदित्य झट से काव्या को गले लगा लेता है। इस बार एक लड़की बची हुई थी। दोनों को कपड़े से लपेटा एक जगह पर लिटा दिया जाता है। दोनों बिल्कुल चुप थे। काव्या आदित्य की पीठ पर हाथ रखकर कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर हस्बैंड। आदित्य के आंसू काव्या के कंधे पर गिर जाते हैं। वो कहता है, तुमने मुझे डरा दिया था वाइफी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो पागल ही हो जाता। काव्या की सांसें कम होता देख आदित्य सच में बहुत ज़्यादा डर गया था। काव्या आदित्य की पीठ को सहलाते हुए कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। बहुत देर तक दोनों गले लगे रहते हैं। डॉक्टर जा चुके थे। दोनों को ऐसे गले लगाए देख सब मुस्कुरा देते हैं। वहीं अनुराग कहता है, थोड़ा अपने बच्चे पर भी ध्यान दीजिए। आवाज़ सुनते ही आदित्य अपने आंसुओं को पोंछते हुए काव्या से अलग होकर खड़ा होकर सीधे बाहर चला जाता है। उसे ऐसे देखकर सबको अजीब लगता है। वहीं अनुराग जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे को छूने वाला होता है कि अरुणी देवी उसके हाथ को झटकते हुए कहती हैं, ये मेरे परपोता और परपोती हैं, इसीलिए पहले मैं इन्हें गोद में लूँगी। अनुराग बुरा सा मुंह बना लेता है, जिसे देख सब हंस देते हैं। अरुणी देवी दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिए काव्या के पास बैठ जाती हैं और कहती हैं, आज आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है काव्या। काव्या मुस्कुरा देती है। अर्जुन बच्चे को देखकर कहता है, ये बेबी बॉय तो बिल्कुल आधी की तरह दिख रहा है। ये सुनकर सब उसे देखते हैं। काव्या भी उसे देखने लगती है। सच में बच्चा बिल्कुल आदित्य की तरह दिख रहा था। काव्या लड़के बच्चे को लेकर उसके माथे को चूम लेती है। सभी एक एक करके बच्चे को गोद में लेते हैं। श्रेष्ठा बेबी बॉय को जैसे ही उठाती है उसके पेट में दर्द होने लगता है। श्रेष्ठा के मुंह से आह निकल जाती है। सभी श्रेष्ठा को देखते हैं। ध्रुव बच्चे को अपनी गोद में लेकर श्रेष्ठा को संभालते हुए कहता है, क्या हुआ बेबी? श्रेष्ठा पेट को पकड़े हुए कहती है, पता नहीं, अचानक से बहुत दर्द हो रहा है। इतना कहते हुए उसकी चीख निकल पड़ती है। प्रीत आगे बढ़कर बच्चे को ध्रुव की गोद से ले लेती है। ध्रुव श्रेष्ठा को गोद में उठाकर उसी कमरे के दूसरे बेड पर लिटा देता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है तो श्रेष्ठा को चेक करते ही वो कहती हैं, इनकी डिलीवरी होने वाली है। कहते ही डॉक्टर रूम रेडी करने के लिए कहते हैं, पर ध्रुव मना कर देता है। सब बाहर निकल जाते हैं। ध्रुव श्रेष्ठा के हाथ को कसकर पकड़े हुए था। श्रेष्ठा ध्रुव को देखकर कहती है, ध्रुव तुम चैलेंज हारने वाले हो, देखना हमारा बेबी बॉय ही होगा। ये सुनकर ध्रुव के साथ डॉक्टर भी हैरानी से श्रेष्ठा को देखते हैं। श्रेष्ठा आई विंक करके मुंह पे हाथ रखकर जोर से प्रेस करती है। सारे डॉक्टर्स बच्चे को देखकर श्रेष्ठा को देखते हैं। श्रेष्ठा की आंखों के साइड से आंसू बह जाते हैं, पर वो मुस्कुरा रही थी। ध्रुव अपने बच्चे को गोद में लिए थोड़ा हैरानी से देखता है। बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। श्रेष्ठा अपने हाथ को फैलाए जल्दी से कहती है, माई बॉय कम। ध्रुव श्रेष्ठा की गोद में बच्चे को देता है। श्रेष्ठा की गोद में जाते ही बच्चा बिल्कुल चुप हो जाता है। ये देखकर ध्रुव सिर हिलाते हुए धीरे से कहता है, बिल्कुल बाप पर गया है, मुझसे ज़्यादा इसे मेरी बेबी पसंद है। ऐसे तो मेरी वाट लगने वाली है, अगर इसने मुझसे मेरी बेबी को छीन लिया तो। इतना बोलते ही वो अपने बच्चे को घूर कर देखने लगता है, जो अब बिल्कुल चुप था। वहीं श्रेष्ठा उसके पूरे चेहरे को चूम रही थी। काव्या और श्रेष्ठा के बीच के पर्दे को हटाया जाता है। बच्चा अब काव्या की गोद में शांत सा था। फिर एक बार सब अंदर आते हैं। ध्रुव का बच्चा अब भी काव्या की गोद में था। विशाखा की गोद में काव्या की बच्ची अचानक से रोने लगती है।
ये देखकर काव्या थोड़ी घबरा सी जाती है। विशाखा काव्या की गोद में बच्ची को देती है। वो अब भी रो रही थी। ध्रुव अपने बच्चे को उठाता है तो काव्या की बच्ची शांत हो जाती है और ध्रुव का बच्चा रोने लगता है। श्रेष्ठा की गोद में भी वो शांत नहीं होता। जब फिर से काव्या की गोद में रखा जाता है तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है। वहीं काव्या की बच्ची रो देती है। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों काव्या की गोद में रहने के लिए लड़ाई कर रहे हों। काव्या की बच्ची ध्रुव के बच्चे की गोद में आते ही रोने लगती। वहीं ध्रुव का बच्चा बस काव्या की गोद में रहना चाहता था। काव्या का बेबी बॉय अर्जुन की गोद में बिल्कुल शांत था। दोनों बच्चों की शैतानियां देख सब हैरानी से उन्हें देखते हैं तो वहीं श्रेष्ठा हंसते हुए कहती है, ये दोनों तो अभी से झगड़ रहे हैं। काव्या तुम ही संभालो दोनों को। काव्या लाचारी से दोनों को देखती है जिसमें ध्रुव का बच्चा बिल्कुल शांत था और काव्या की बच्ची रो रही थी। श्रेष्ठा काव्या के बच्चे को गोद में देखकर कहती है, मेरा तो ये सबसे प्यारा बच्चा है जो बिल्कुल शांत है, माई साइलेंट बॉय। इधर काव्या अपनी बच्ची के माथे को चूमकर कहती है, मेरा बच्चा ऐसे नहीं रोते, ये आपका भाई है, ऐसे नहीं झगड़ते, चलिए चुप हो जाइए। काव्या के इतना बोलते ही आंसू भरी नजरों से बच्ची काव्या को देखती है। इस पर काव्या फिर एक बार अपनी बच्ची के माथे को चूम लेती है। इधर आदित्य हॉस्पिटल के गार्डन एरिया में बेंच पर बैठा हुआ था। अभी सुबह के बस 4:30 बज रहे थे जिससे बस लाइट की रोशनी उस पर पड़ रही थी। काव्या के उस पल के हालात आदित्य के दिमाग में बार बार घूम रहे थे। आदित्य ने अब तक अपने बच्चों को देखा तक नहीं था। तभी उसके सामने आकर कोई बैठ जाता है। आदित्य सिर उठाकर देखता है तो ये पृथ्वीराज थे। आदित्य झट से पृथ्वीराज के गले लग जाता है। पृथ्वीराज आदित्य की पीठ को सहलाते हुए कहता है, काव्या बिल्कुल ठीक है आदि, आपको पता है बच्चे को गोद में लेकर वो बस आपको ढूंढ रही है। उनके चेहरे पर खुशी तो है लेकिन अधूरी है आपके बिना। उनकी खुशी कभी पूरी नहीं हो सकती। आदित्य पृथ्वीराज की ओर कसकर गले लग जाता है। पृथ्वीराज आदित्य की पीठ को सहलाते हुए, मेरी डॉक्टर से बात हुई, काव्या की हालत भी बिल्कुल विष जैसी हो गई थी। उन्होंने बताया हमें, आपको पता है जब आपका जन्म हुआ था विशाखा की सांसें भी बिल्कुल काव्या की तरह धीमी हो रही थी। एक पल के लिए मैं बहुत डर गया था लेकिन खुद को संभाले मैंने उसे हिम्मत दी। काव्या को इस वक्त आपकी ज़रूरत है आदि। इतना बोलते हुए पृथ्वीराज आदित्य को खुद से अलग करता है और हॉस्पिटल की ओर देखने लगता है। आदित्य भी उस ओर देखता है फिर उठकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। पृथ्वीराज वहाँ बैठे ही थे तभी उसे कुछ लोगों की परछाई दिखती है। परछाइयों को देख पृथ्वीराज अजीब तरह से मुस्कुराने लगते हैं। कुछ सिंघानिया परिवार के लोग विला जा चुके थे और कुछ कमरे के बाहर बैठे थे। आदित्य कमरे के अंदर जाता है जहाँ काव्या दोनों बच्चों को गोद में लिए उनसे बातें कर रही थी। वहीं ध्रुव स्टूल पर बैठा श्रेष्ठा के पास बैठा था। आदित्य कदम बढ़ाते हुए काव्या के पास जाने लगता है। तभी काव्या की नज़र उस पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे देखती है शिकायत भरे लफ्ज़ में कहती है, मिस्टर हस्बैंड आप बहुत बुरे हैं, आपने हमारे बेबी को देखा तक नहीं, अब हम तीनों आपसे बहुत नाराज़ हैं। बोलते हुए काव्या मुंह फेर लेती है। आदित्य एक छोटी सी मुस्कान के साथ काव्या के पास बैठता है फिर झुककर काव्या के माथे को चूमकर कहता है, थैंक यू। फिर अपने दोनों बेबीज़ को गोद में लेकर बारी बारी से उनके माथे को चूम लेता है। बच्चा तो बिल्कुल शांति से आदित्य को देख रहा था पर बच्ची अपने हाथ पैर हिलाए जा रही थी। उसे देखकर आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, हमारी बेबी गर्ल तो बिल्कुल तुम पर गई है वाइफी, इसके हाथ पैर शांत ही नहीं हो रहे, देखो जैसे तुम हमेशा इधर से उधर फुदकती रहती हो। काव्या मुंह बनाकर कहती है, इसे तो आप ही संभालिए, मुझे तो आपका शांत बच्चा चाहिए। बोलते हुए काव्या बच्चे को ले लेती है। आदित्य बच्ची के छोटे छोटे हाथों को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी क्यूट रैबिट। काव्या अपने बच्चे की नाक पर किस करते मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा अयान। अब ध्रुव का बच्चा ध्रुव की गोद में खेल रहा था। वो अपने छोटे छोटे हाथों से श्रेष्ठा के बालों को खींच रहा था। श्रेष्ठा उसे घूरते हुए कहती है, ध्रुव ये ना मुझे बहुत परेशान करने वाला है जैसे तुम मुझे करते हो। ध्रुव बच्चे की नाक पर टैप करते हुए कहता है, करेगा ही, आखिर बच्चा किसका है, मेरा शेर। बोलते हुए ध्रुव बच्चों के गाल पर किस करता है। श्रेष्ठा मुस्कुरा देती है। लंदन में सुबह के 6 बजे सौरभ और रुखसार एक दूसरे की बाहों में सो ही रहे थे कि अचानक सौरभ का फ़ोन रिंग होता है जिससे दोनों की आंखें खुल जाती हैं। सौरभ कॉल रिसीव करके बात करने लगता है। वहीं रुखसार एकटक सौरभ के चेहरे को देख रही थी। सौरभ फ़ोन को रखकर खुशी से कहता है, रुखसार तुम्हें पता है आदि और भाभी के ट्विंस बेबी हुए हैं, ध्रुव और श्रेष्ठा का भी बेबी हुआ है। मैं तो उनके बेबी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर रुखसार भी खुश हो जाती है। सौरभ रुखसार के माथे को चूमकर कहता है, सच में कल बहुत स्पेशल डे था जिसमें मैं और तुम एक हुए। वहीं आदि और भाभी कंप्लीट फैमिली बन गए।
रुखसार आंखें झपकाते हुए सौरभ को देखती है। सौरभ बेड से उठकर अपनी पैंट पहनता है और वॉशरूम चले जाता है। रुखसार भी खुद को चादर से लपेटकर बेड से उठती है। उठते ही उसकी दर्द से आह निकल जाती है। उसके लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि सौरभ रुखसार के साथ कुछ पल के लिए बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गया था। रुखसार धीरे से बेड पर बैठ जाती है। कुछ देर में सौरभ बाहर आता है और रुखसार को देखते हुए कहता है, जाओ फ्रेश हो जाओ, शायद शौर्य तुम्हें ही ढूंढ रहा होगा। रुखसार हाँ में सिर हिलाकर उठती है और बहुत धीरे धीरे चलने लगती है। सौरभ रुखसार को ऐसे देख जल्दी से उसके पास आकर उसे गोद में उठा लेता है। रुखसार उसे हैरानी से देखने लगती है। सौरभ थोड़ी सख्ती से कहता है, मैंने मना किया था ना कि मुझे रोकने की कोशिश मत करो, पर तुम। इतना बोलते ही वो एक पल के लिए चुप होकर रुखसार को देखने लगा जो पलकें झुकाए हुए थी। सौरभ कुछ पल रुखसार को देखता रहा, फिर उसके गाल को चूमकर कहता है, आई एम सॉरी, अगली बार से ऐसे नहीं करूँगा। रुखसार अब सौरभ को देखने लगती है। सौरभ रुखसार की आंखों में देखते हुए वॉशरूम में लेकर जाता है और बाथटब में हल्के गर्म पानी में उसे लिटा देता है। सौरभ रुखसार के ऊपर से चादर को हटाने लगता है कि रुखसार झट से उसका हाथ पकड़कर नजरें झुकाए कहती है, सौरभ वो मैं ये कर लूँगी। इतना बोलते हुए रुखसार नजरें इधर से उधर किए जा रही थी। सौरभ रुखसार को शरारत से देखकर कहता है, रुखसा अब कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, कल मैंने सब कुछ देख लिया है। ये सुनकर रुखसार के गाल एकदम से लाल हो गए। सौरभ मुस्कुराते हुए रुखसार के माथे को चूमकर कहता है, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बुला लेना, ओके। रुखसार हाँ में सिर हिला देती है। हॉस्पिटल से काव्या और श्रेष्ठा वापस आ चुके थे। आदित्य के कमरे में अनुराग और प्रीत तब से थे जब से वो लोग हॉस्पिटल से वापस आए थे। अनुराग बेबी गर्ल को गोद में लिए हुए था और प्रीत बेबी बॉय को। वहीं काव्या दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। आदित्य बालकनी में खड़े होकर सामने देखे जा रहा था। अनुराग बच्ची को हल्का हिलाते हुए कहता है, ओह मेरी सोन परी, ओह मेरी फूलों की कली, कितनी शरारती है ये भाभी, बिल्कुल मेरी तरह। बड़े होकर बिल्कुल अपने चाचू की तरह बनना, ओके गुड़िया। प्रीत बच्चे के माथे को चूमकर कहती है, काव्या यार तुम्हारा ये अयान तो ना रो रहा है, ना हंस रहा है, ना शरारत कर रहा है, बस मुझे घूरे जा रहा है। काव्या हंसने लगती है और बालकनी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, बिल्कुल उन पर गया है। प्रीत ये देखकर मुस्कुराने लगती है। अनुराग प्रीत को देखकर बोलता है, भाभी अब आप भी मुझे जल्दी से चाचू बना दो, मैं भी आपके और अर्जुन भाई के बेबी को गोद में लेकर खेलना चाहता हूँ। उसके इतना बोलते ही प्रीत के चेहरे पर उदासी छा जाती है। वहीं दरवाजे पर खड़ा अर्जुन जो अंदर आ ही रहा था, ये सुनकर वो भी रुक गया। काव्या को भी प्रीत की उदासी चेहरे को देख अच्छा नहीं लगता। प्रीत अपनी उदासी को छुपाए मुस्कुराते हुए कहती है, अरे देवर जी पहले आप अपने बच्चे को तो संभालिए, फिर सोचेंगे। प्रीत के इतना कहते ही अनुराग अपने सिर पर हाथ मारकर बोलता है, ओह शिट, मैं तो भूल ही गया, सपना को तो मैं रात को अकेले छोड़कर चला गया था, अब तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। इतना बोलकर अनुराग बच्चे को काव्या के पास लिटाकर कहता है, भाभी अब आप इसे संभालो और मैं खुद को संभालता हूँ। बोलकर अनुराग भाग जाता है। अर्जुन अब कमरे में आ चुका था। प्रीत भी बच्चे को काव्या की गोद में रखकर कहती है, मैं भी चलती हूँ काव्या, अर्जुन ऑफिस के लिए रेडी हो रहे होंगे। काव्या बस प्रीत को देखती रहती है। प्रीत मुड़कर जाने को होती है कि काव्या कहती है, प्रीत तुम उदास मत हो, भगवान सबकी मन्नत पूरी करते हैं, देखना तुम्हारी गोद में भी एक नन्हा सा बच्चा ज़रूर होगा। प्रीत मुड़कर काव्या को देखकर मुस्कुराती है और फिर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद आदित्य अंदर आता है तो देखता है काव्या बच्ची को ब्रेस्ट फीड करा रही थी, लेकिन वो खुद सो चुकी थी। बच्चा चुपचाप से अपने हाथ पैर हिला रहा था। पहली बार आदित्य ने देखा कि उसका बच्चा हाथ पैर हिला रहा है। बच्ची ब्रेस्ट फीड करते करते सो चुकी थी। आदित्य पास जाकर बच्ची के मुंह से काव्या का ब्रेस्ट छुड़ाकर अच्छे से झूले में लिटा देता है। इसी बीच उसका बेबी बॉय अब रोने लगता है, शायद उसे भूख लग रही थी। आदित्य अपने बच्चे को काव्या की गोद में रखकर फीड करवाता है। वहीं काव्या इन सबसे बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। आदित्य एकटक काव्या के चेहरे को देख रहा था जो सुकून से भरा हुआ था। बेबी बॉय भी फीड करते करते सो जाता है। आदित्य उसे भी झूले पर अच्छे से लिटाता है, फिर काव्या के ब्लाउज के बटन को बंद करके काव्या को भी अच्छे से लिटा देता है, क्योंकि काव्या बैठकर ही सो रही थी। आदित्य झूले पर उसके जुड़वां बच्चों को एक नज़र देखता है, फिर काव्या को देखता रहता है। वहीं प्रीत वॉशरूम में आदित्य के कमरे से आने के बाद से वॉमिटिंग्स कर रही थी। अर्जुन वॉशरूम से बाहर परेशान होकर कहे जा रहा था, जान क्या तुम ठीक हो? उसके इतना बोलते ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और प्रीत सीधे अर्जुन के सीने से लगकर कहती है, अर्जुन मुझे बहुत थकावट और बहुत अजीब लग रहा है,
अर्जुन बिना वक्त गवाए प्रीत को गोद में उठाकर कहता है, पहले नाश्ता कर लो, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। प्रीत जिद करते हुए कहती है, अर्जुन मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अर्जुन प्रीत को बेड पर बिठाता है, फिर जूस आगे बढ़ाकर कहता है, ठीक है, फिर सिर्फ जूस ही पी लो। प्रीत जल्दी से नाव में सिर हिला देती है। अर्जुन जिद करते हुए, प्लीज़ जान, खाली पेट रहने से तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। प्रीत ना चाहते हुए भी जूस पी लेती है। अर्जुन प्रीत के मुंह को पोंछता है, फिर खड़ा होकर उसे गोद में उठा लेता है। प्रीत जल्दी से कहती है, अर्जुन मैं चल सकती हूँ। अर्जुन आगे बढ़कर, मुझे भी पता है जान, पर मैं नहीं चाहता कि तुम चलो। इधर ध्रुव और श्रेष्ठा के कमरे में। श्रेष्ठा गहरी नींद में सो रही थी, वहीं ध्रुव अपने बच्चे को गोद में लिए लैपटॉप पर काम कर रहा था। बच्चे अपने छोटे छोटे पैर से ध्रुव के सीने पर मारने लगता है। ध्रुव अपने बच्चे को देखकर लैपटॉप को बंद करता है, फिर उसे सीने से लगाकर कहता है, माई लॉयन, अभी से इतनी हिम्मत होना भी चाहिए, आखिर बड़े होकर किंग जो बनना है। लॉयन इज़ द किंग ऑफ जंगल, बट माई लॉयन विल बी द किंग ऑफ माफिया, बोलकर ध्रुव बच्चे के माथे को चूम लेता है। दूसरे दिन आज नामकरण की रस्म की जा रही थी। काव्या रेड कलर की साड़ी में आईने के सामने तैयार हो रही थी। उसके बच्चे बेड पर तैयार होकर लेटे हुए थे। बच्ची हमेशा की तरह अपने हाथ पैरों को लगातार हिला रही थी और आवाज़ भी निकाल रही थी। वहीं बच्चा शांत सा अपनी शरारती बहन को एकटक देख रहा था। काव्या माथे पर बिंदी लगाए अपने आप को अच्छे से देखती है, तभी अचानक से आदित्य काव्या को पीछे से हक कर लेता है। काव्या मुस्कुराते हुए आईने की ओर देखती है। आदित्य काव्या के कंधे पर किस करके कहता है, वाइफी आई रियली मिस यू। काव्या आदित्य की ओर पलटकर उसकी गर्दन में अपनी बाहें लपेटकर कहती है, मिस्टर हस्बैंड मैं आपके साथ ही थी। आदित्य काव्या की कमर को पकड़कर करीब खींचकर कहता है, लेकिन कल तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। काव्या आदित्य के गाल को खींचकर कहती है, मिस्टर हस्बैंड आप शिकायत करते हुए बिल्कुल बच्चे दिख रहे हैं। आदित्य काव्या के होठों को देखता है, फिर उस पर अपनी अंगली फिराते हुए कहता है, मुझे भी थोड़ा वक्त दे दो वाइफी। काव्या तुरंत आदित्य से दूर होकर कहती है, अभी नहीं मिस्टर हस्बैंड, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। बोलते ही काव्या अपने अयान को गोद में उठाकर कहती है, आप अपनी क्यूट रैबिट को लेकर आइए। काव्या की नज़र आदित्य पर जाती है, जो इस वक्त गुस्से से अपनी मुट्ठी बींच कर खड़ा था। काव्या नासमझी में कहती है, क्या हुआ आप इतने। वो इतना ही बोलती है कि आदित्य कांच के ग्लास को नीचे गिरा देता है। काव्या आदित्य का आज वही रूप देख पा रही थी जो उसने बहुत दिनों से नहीं देखा था। काव्या सहमी हुई नज़रों से आदित्य को देखती है। अचानक उसकी नज़र आदित्य के हाथ पर चली जाती है, जहाँ से खून बह रहा था। वो जल्दी से अयान को बेड पर लिटाकर आदित्य के हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहती है, ये क्या पागलपन है। काव्या आदित्य का हाथ पकड़ पाती उससे पहले ही आदित्य अपना हाथ पीछे करके कहता है, जाओ, तुम्हें तो बहुत देर हो रही है ना, जाओ अब, यहाँ क्यों आई हो। काव्या को आदित्य का ऐसा बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आदित्य सोफे पर जाकर काव्या को पीट करके बैठ जाता है। काव्या आदित्य के पास जाकर बैठ जाती है और फिर एक बार आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। आदित्य काव्या के हाथ को झटक देता है। काव्या फिर से आदित्य के हाथ को पकड़ती है तो आदित्य फिर एक बार उसके हाथ को झटक देता है। तभी अनुराग और रूमानी अंदर आकर कहते हैं, भाभी दादी नीचे बुला रही हैं। काव्या दोनों को देखती है, फिर आदित्य को एक नज़र देखकर कहती है, अनुराग रूमा आप अयान और परी को लेकर जाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। अनुराग और रूमानी हाँ में सिर हिलाकर दोनों को गोद में लिए नीचे चले जाते हैं। उनके जाते ही काव्या आदित्य के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, सुनिए ना। आदित्य फिर एक बार काव्या के हाथ को झटक देता है। काव्या आदित्य को देखकर कहती है, आप इतने नाराज़ क्यों हो रहे हैं, सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा ना। आदित्य बेरुखी से कहता है, तुम्हारे पास सबके लिए वक्त है, लेकिन मेरे लिए एक मिनट भी नहीं। कल पूरा दिन मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए तड़पता रहा, लेकिन कभी तुम सो रही हो तो कभी पूरे घर वालों से बात कर रही हो, तो कभी अपने बच्चों के साथ बिजी हो। एक बार भी मेरे बारे में सोचा नहीं। अब तो तुम्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं रहा। आदित्य की इतनी बेरुखी बात सुनकर काव्या की आंखें नम हो जाती हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बोलते हुए काव्या एकदम से रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनते ही आदित्य काव्या को देखता है, जिसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। ये देखकर आदित्य खुद को शांत करने के लिए आंखें बंद कर लेता है। काव्या रोते हुए आदित्य के सीने से लग जाती है। काव्या अब ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है।
आदित्य अपने लेफ्ट हैंड से काव्या की पीठ को सहलाने लगता है। काफ़ी देर बाद काव्या सिसकने लगती है। आदित्य काव्या के माथे को चूमकर कहता है, प्लीज़ मुझे इग्नोर मत किया करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। काव्या सिसकते हुए ही कहती है, मैंने आपको इग्नोर नहीं किया। आदित्य काव्या के कंधे को सहलाते हुए, ओके जाओ, सब नीचे बुला रहे हैं तुम्हें। काव्या नाम में सिर हिलाकर आदित्य के सीने में लग जाती है और कहती है, मुझे नहीं जाना। आदित्य अपनी चोट पर रुमाल लपेटने लगता है। ये देखकर काव्या फर्स्ट एड बॉक्स से दवाई निकाल कर लगाती है, फिर बैंडेज कर देती है। काव्या अब एकटक आदित्य को देखती रहती है। आदित्य उठकर काव्या का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है, जिस पर काव्या कहती है, मिस्टर हस्बैंड, अभी बच्चों का नाम रखना है, तो क्या आपने कोई नाम सोचा है? ये सुनकर आदित्य काव्या के कान में धीरे से कहता है, मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता। मेरे लिए सिर्फ तुम और तुम ही दिल दिमाग मन में बसी हुई हो। काव्या आदित्य के ऐसे जवाब से तुरंत कहती है, तो आपको हमारे बच्चों से प्यार नहीं है? इस पर आदित्य बिल्कुल चुप होकर काव्या के साथ आगे बढ़ जाता है। काव्या बस अपने जवाब का इंतज़ार करती रही। पंडित जी आ चुके थे। घर के सभी लोग मौजूद थे। सबसे पहले आदित्य और काव्या के बेबी बॉय का नाम रखा जाता है। बेबी बॉय का नाम अव्यान रखा जाता है और बेबी गर्ल का नाम आव्या। सभी को नाम बहुत पसंद आता है। काव्या आदित्य को देखती है, जो बिल्कुल शांत था। उसे देखकर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि वो खुश है या दुखी है। उसके बाद ही ध्रुव और श्रेष्ठा के बच्चे का नाम ध्रुवंश रखा जाता है। इसके साथ ही नामकरण की रस्म खत्म होती है और आदित्य तुरंत अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगता है। काव्या अपने बच्चे को देखती है, जो कि पृथ्वीराज और विशाखा की गोद में थे। ये देखकर काव्या भी आदित्य के पीछे चली जाती है। आदित्य कार में बैठता उससे पहले ही काव्या तुरंत आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बच्चे होने के बाद आप इन्हें प्यार नहीं दे पाएंगे, ये आपको पहले बताना चाहिए था। अगर आप पहले बताते तो मैं कभी बच्चे के लिए जिद नहीं करती। आदित्य काव्या की तरफ मुड़कर कार से टिककर अपने दोनों हाथों को बांधकर काव्या को देखता है, फिर अचानक ही कहता है, ठीक है, तो फिर अनाथ आश्रम भेज देते हैं। काव्या हैरानी से आदित्य को देखती है, फिर अचानक ही काव्या के चेहरे पर गुस्से के भाव दिखने लगते हैं। काव्या के गुस्से भरे चेहरे को देखकर आदित्य काव्या की कमर को पकड़ खींचकर एकदम करीब कर लेता है। आदित्य काव्या की नाक को पकड़कर खींचते हुए कहता है, बेवकूफ़ लड़की। आदित्य काव्या के गाल पर हाथ रखकर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहता है, मुझे तुमसे जुड़ी हर एक चीज़, हर एक इंसान से प्यार है। और रही बात हमारे बच्चे की, तो मुझे थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें अपना प्यार दिखाने में। वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मैं अपने इमोशंस नहीं दिखाता। मैं तुमसे गुस्सा था क्योंकि कल तुमने मेरे पास होते हुए भी मुझसे बात नहीं की। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। देखो वाइफी, बच्चे से पहले मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ तुम हो, और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा कि तुम मुझसे ज़्यादा बच्चों को इम्पोर्टेंस दो। काव्या एकटक आदित्य की आंखों में देखती रहती है। अब तक उसका गुस्सा कहीं छू मंतर हो चुका था। आदित्य काव्या की कमर को छोड़कर कार का दरवाज़ा खोलता है तो काव्या तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मत जाइए ना। आदित्य काव्या को देखता है, फिर कार से कुछ बैग्स निकालकर दरवाज़ा बंद करता है। फिर काव्या को बैग दिखाते हुए कहता है, कल मैंने अपने हाथों से रैबिट और अयान के लिए शॉपिंग की थी। इन सब में उनके लिए कुछ कपड़े और कुछ ज़रूरत का सामान है। मुझे जो समझ आया मैंने ले लिया, और बाकी चीज़ें आज आने वाली हैं। काव्या बैग्स को खोलकर देखती है। उसमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कपड़े आदित्य ने सिलेक्ट किए थे। बच्चे के लिए हर सामान ले लिया था। काव्या अब फिर एक बार आदित्य को देखती है। आदित्य अंदर चलने का इशारा करता है और काव्या का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। सभी लोग बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। आदित्य काव्या का हाथ छोड़कर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। वहीं काव्या सबके साथ बैठ जाती है। तभी अरुणी देवी कहती है, काव्या, आपको बच्चों का नाम पसंद तो आया ना? काव्या मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ दादी, सच में आपने बहुत प्यारा नाम सोचा। अरुणी देवी नाम में सिर हिलाकर कहती हैं, मैंने नहीं, आदि ने। ये नाम आदि ने रखे हैं। मैंने तो बस बताया, सोचा आदि ने था। ये सुनते ही काव्या की नज़र अपने कमरे की ओर चली जाती है। काफ़ी देर देखने के बाद काव्या धीरे से कहती है, अव्यान और आव्या जो हम दोनों से जुड़े हैं। कहते हुए काव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। श्रेष्ठा इस पर कहती है, नानी, ध्रुवंश तो आपने ही सोचा था ना? अरुणी देवी फिर एक बार नाम में सिर हिलाकर कहती हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो ध्रुव ने हमें बताया। आप दोनों के पति ने अपने बच्चे के नाम पहले ही सोच रखे थे। ये सुनते ही श्रेष्ठा की आंखें ध्रुव को ढूंढने लगती हैं, पर वो परिवार के बीच शामिल नहीं था।
तभी दरवाजे से सौरभ और रुखसार अंदर आते हैं। सौरभ तेज कदमों से आगे बढ़कर सीधे काव्या के पास रुककर, भाभी जल्दी बताइए आदि और आपका बेबी कहाँ है? काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, पहले आप सांस तो लीजिए, बच्चे कहीं भाग थोड़ी रहे हैं। सौरभ जल्दी से, नहीं भाभी कोई भरोसा नहीं है, आप बस जल्दी बताइए। काव्या सौरभ को इतना हड़बड़ाता देख अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर कहती है, ये है अव्यान और ये है आव्या। सौरभ जल्दी से दोनों बच्चों को गोद में ले लेता है, फिर बैठकर उनसे बातें करने लगता है। दोनों बच्चे सौरभ को एकटक देख रहे थे। हमेशा की तरह आव्या के हाथ पैर बिल्कुल शांत नहीं थे, वो तो सौरभ की शर्ट को खींचे जा रही थी। वहीं रुखसार ध्रुवंश को गोद में ले लेती है। रुखसार का बच्चा शौर्य अब चलने लगा था। आज सभी बस अपनी खुशियों के पल में डूबे हुए थे। सौरभ बच्चों को लेकर आदित्य के कमरे में जाता है तो देखता है कि आदित्य लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। जैसे ही उसे सौरभ दिखता है, वो लैपटॉप को बंद करके साइड कर देता है। सौरभ सोफे पर बैठकर, आदि यार, तेरे इस बच्चे को तूने बिल्कुल अपने जैसा बना रखा है। तब से गोद में लिए हूँ, लेकिन ये तो बच्चों जैसी हरकतें ही नहीं कर रहा। सौरभ की बात सुन आदित्य अव्यान को देखता है। अव्यान आदित्य के देखते ही अपने हाथों को हिलाने लगता है, जैसे कह रहा हो कि मुझे गोद में लो। आदित्य अव्यान को गोद में लेकर देखने लगता है। अव्यान भी एकटक उसे देख रहा था। आदित्य अव्यान को देखते हुए कहता है, मुझे तो बस ये है कि इसे मेरी जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सौरभ का ध्यान अब आदित्य पर चला जाता है। इधर मिश्रा भवन में पीयूष अपनी और रूमानी के लिए अभी से कमरे को रेडी कर रहा था। पीयूष ने अपनी कबर्ड में रूमानी के लिए खाली जगह बना ली थी। रूमानी की हर पसंदीदा के हिसाब से कमरे को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया था। सब कुछ करने के बाद वो पूरे कमरे को देखते हुए कहता है, परफेक्ट, बस अनी को पसंद आ जाए। अब तो मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा। बस और एक हफ्ता, फिर आप सिर्फ और सिर्फ हमारी। आपको मैं अपने सीने में इस कदर छुपा लूँगा कि आपको मेरे सिवाय कोई देख नहीं पाएगा। कहते हुए पीयूष मुस्कुराता है। इधर सिंगानिया विला में स्वरा कमरे में ध्रुवंश के साथ बिजी थी। उसमें खोए हुए वो मुस्कुरा रही थी, जिसे रोहान दरवाजे से टिक कर देख रहा था। वहीं श्रेष्ठा बेड पर लेटी अपने बच्चे को देख रही थी। स्वरा ध्रुवंश में बिजी हुए ही कहती है, दी, ध्रुवंश कितना प्यारा है, इसे देखकर मुझे अपने बच्चे को देखने का मन कर रहा है। ये सुनते ही श्रेष्ठा तुरंत उठकर बैठ जाती है और कहती है, स्वरा, क्या तुम दोनों के बीच वो सब हो गया? श्रेष्ठा के ऐसे पूछने पर पहले तो स्वरा कंफ्यूज थी, लेकिन जब उसे समझ आया तो उसके चेहरा एकदम से शर्म से लाल हो चुका था। स्वरा सिर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं दी। श्रेष्ठा राहत की सांस लेते हुए कहती है, थैंक गॉड। देखो स्वरा, तुम इस वक्त सिर्फ 21 साल की हो। बच्चा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो दर्द उस वक्त होता है उसके लिए तुम तैयार नहीं हो। इस दर्द को जब कोई सह नहीं पाता तो मर भी सकता है। इसीलिए तुम रोहान से कह दो कि अभी तुम्हें कोई बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सुनकर रोहान दरवाजे से हटकर दीवार से सट जाता है। स्वरा धीरे से कहती है, ठीक है दी। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए स्वरा के गाल को खींचकर कहती है, और अगर ऐसा कुछ करने का मन करे तो रोहान से कहना कि प्रोटेक्शन का यूज़ करे, ताकि तुम प्रेग्नेंट ना हो सको। क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं, हम उनसे हर तरह से जुड़ना चाहते हैं, सुखों में, दुखों में, मन से और जिस्म से भी। सो बी केयरफुल, ओके। स्वरा सिर झुकाए हाँ में सिर हिला देती है। वहीं रोहान ये सब सुनकर तुरंत वहाँ से चला जाता है। अर्जुन के कमरे में शाम के वक्त अर्जुन कमरे में घुसता है। प्रीत बेड पर लेटी किसी गहरी सोच में डूबी थी। अर्जुन अपने दोनों हाथों को पीछे करके प्रीत के पास आकर बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, जान, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। प्रीत अर्जुन को देखती है। अर्जुन कहता है, पहले अपनी आंखें बंद करो। प्रीत फिर से अर्जुन को देखती है तो अर्जुन, बंद करो ना अपनी आंखें। इस बार प्रीत आंखें बंद कर लेती है और कहती है, क्या सरप्राइज़ है? अपने हाथ आगे करो। अर्जुन तुरंत बोलता है। प्रीत हाथ आगे करती है। अर्जुन मुस्कुराते हुए पीछे से रिपोर्ट्स निकालकर प्रीत के हाथ में देता है। प्रीत अपनी आंखें खोलकर रिपोर्ट्स को देखती है। रिपोर्ट्स में लिखे शब्दों को देख प्रीत अचानक ही खुशी से उछलते हुए कहती है, अर्जुन, आई एम प्रेग्नेंट। ओह माय गॉड, थैंक यू, थैंक यू। प्रीत बहुत ज़्यादा खुश थी। अर्जुन प्रीत को खुश देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसके कहे शब्दों को सुनता है तो उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। वो भौहें चढ़ाए, ओह हेलो मैडम, ये सब जो हुआ है मेरी वजह से हुआ है। पूरी रात जागकर मैंने मेहनत की है, तो थैंक यू मुझे बोलो। प्रीत अर्जुन की ओर झुकती है और उसके कान में कहती है, आपको थैंक यू चाहिए। इतना बोलते ही प्रीत अर्जुन के गाल पर धीरे से किस करती है, फिर ज़ोर से बाइट करके हंसते हुए पीछे हट जाती है। अर्जुन प्रीत के हाथ को पकड़कर खींच लेता है और सीधा बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है।
प्रीत हैरानी से अर्जुन को देखकर, अर्जुन ये आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन टेढ़ी स्माइल देकर कहता है, वही जो तुमने स्टार्ट किया, अब खत्म मैं करूँगा। इतना बोलते ही अर्जुन प्रीत के होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है, फिर अचानक से बाइट कर लेता है जिससे प्रीत की आह निकल जाती है। काफ़ी देर में दोनों के कपड़े फर्श पर गिरे हुए थे और दोनों एक दूसरे की दुनिया में गुम हो जाते हैं। प्रीत की सिसकियाँ पूरे कमरे में सुनाई देने लगती हैं। इधर जेल में बंद कमरों में अरुणी के साथ उनके सामने उनकी बहन रोहिणी बैठी थी। अरुणी देवी मिठाई के पैकेट बढ़ाते हुए कहती हैं, परपोता और परपोती ने कल चौखट पर कदम रखा। इस खुशी में मैंने सोचा तुम्हारा मुंह मीठा करवा दूं, क्योंकि आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही कड़वी होती जा रही हो। रोहिणी नफरत भरी नज़रों से अरुणी देवी को देखती हैं। अरुणी देवी फिर से कहती हैं, और चिंता मत करो, ये मिठाई तुम खुद अकेले खा सकती हो, क्योंकि तुम्हारी पूरी मंडली के लिए मैंने ऐसे ही बड़े बड़े डिब्बे में मिठाई लाई है। खैर अब मैं चलती हूँ, तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। इतना बोलते ही अरुणी देवी वहाँ से उठकर चली जाती हैं। उनके जाते ही रोहिणी मिठाइयों को झटके से फेंक देती है और नफरत से कहती है, भगवान से बस यही कामना रहेगी कि तुम्हारा पूरा परिवार मर जाए, अगर कोई बचे तो तड़प तड़प कर जिए। वहीं अरुणी देवी सबको देने के बाद आखिर में निहाल राठी के पास जाती हैं। अरुणी देवी मिठाई का पैकेट देते हुए कहती हैं, पोते को तो ऐसे छिपा कर रखा है जैसे कोई कीमती हीरा हो। चलो ये भी सही है, पर हम कुछ नहीं छुपाते, ये मेरे पोते के बच्चे होने की खुशी में सिर्फ तुम्हारे लिए। निहाल राठी आगे बढ़कर पैकेट को लेकर एक मिठाई खाते हुए कहता है, बहुत अच्छी है। इतना बोलते ही निहाल राठी पैकेट को अरुणी देवी की ओर बढ़ाते हुए, तुम भी खाओ, आखिर मेरे पोते के भी तो बच्चे हुए हैं। अरुणी देवी निहाल राठी को देखती हैं जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। निहाल राठी मिठाई के पैकेट को टेबल पर रखकर अचानक से हंसने लगता है। वो हंसते हुए, आदित्य सिंघानिया, आदित्य सिंघानिया, अरुणी देवी का चहीता पोता, पूरे मुंबई का सबसे पॉपुलर और पावरफुल बिजनेसमैन। पता भी है वो कौन है? अरुणी देवी नासमझी से उसे देखने लगती हैं। निहाल राठी अपनी हंसी को रोक एकदम से कहता है, मेरा पोता है वो कोई सिंघानिया नहीं है, राठी है, राठी। इतना बोलते ही वो फिर एक बार ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वहीं अरुणी देवी उसे देखती रह जाती हैं। निहाल राठी वापस से हंसते हुए कहता है, तुम्हारे ही हॉस्पिटल से तुम्हारे पोते को बदल दिया, लेकिन इस बात की एक भनक तक तुम्हें नहीं हुई। मन तो कर रहा था तुम्हारे उस पोते को वहीं मार दूं, लेकिन कुछ ख्याल आया तो हाथ एकदम से रोक गए। देखना चाहती हो तुम्हारा पोता कौन है और क्या है? इतना बोलते ही वो चादर में छुपाकर रखा लैपटॉप निकालकर एक वीडियो चलाता है जिसमें एक लड़के के बहुत लंबे लंबे बाल और नाखून थे। उसका चेहरा बिल्कुल जानवरों जैसा लग रहा था। वीडियो में वो लड़का लड़कियों का रेप करके मार रहा था, वो भी खुद के नाखूनों से। लड़कियां चीख रही थी, लेकिन उस लड़के के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लगातार रेप किए जा रहा था। इस नज़ारे को अरुणी देवी देख नहीं पाती और तुरंत नज़रें फेर लेती हैं। निहाल राठी तंज भरी मुस्कुराहट लिए कहता है, तुम्हारा पोता एक हैवान है, हैवान। इसने ना जाने कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उसे हैवान बनाने वाला मैं हूँ। इतना बोलते ही निहाल राठी फिर एक बार हंसने लगता है। निहाल राठी के बोलने पर अरुणी देवी कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप खड़ी रहती हैं। अरुणी देवी का मुंह बंद होता देख निहाल राठी के होठों पर एक जीतने वाली मुस्कान थी। निहाल राठी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ? पैरों तले ज़मीन खिसक गई? यही चेहरा तो देखने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारे उस बड़े पोते के बचपन के प्यार को छीनने की कोशिश की ताकि वो गम में डूबा रहे और उसके बदले में मेरा पोता तुम्हारा लाडला बन जाए। पर यह भी कोशिश रही कि वो ज़्यादा तुम लोगों से घुले मिले नहीं, लेकिन मेरी कोशिश से पहले ही तुम सब लोग ही उसके पास नहीं जाते। ये बात तो मुझे आज तक पता नहीं थी, पर जो भी था अच्छा था। मेरा पोता तुम्हारा सबसे होनहार पोता बन गया और तुम्हारा असली पोता बना एक हैवान। निहाल राठी आराम से चेयर पर बैठकर कहता, और मज़े की बात तो ये थी, जो भी मैं प्लान करता मेरा पोता आसानी से उसमें फंस जाता। जब वो पढ़ाई ख़त्म करके वापस आया तो उसके सामने डर का ऐसा नज़ारा दिखाया कि वो परिवार से हमेशा दूर रहे। पहला नज़ारा तुम्हारी बड़ी बहू का एक्सीडेंट, लेकिन बीच में उस राठौर की पोती ने बचा लिया। खैर वो तो बच गई। दूसरा नज़ारा तुम्हारे बड़े बेटे की मौत, लेकिन वो भी बच निकला। मौत के मुंह से बच गया, पर डर तो मन में बस गया और हमेशा तुम लोगों से दूर रहा। बोलते हुए निहाल राठी सुकून भरी खुशी से मुस्कुराने लगता है। काफ़ी देर तक दोनों के बीच शांति रहती है। जहां अरुणी देवी बिल्कुल चुप थी, तो
तो वहीं निहाल राठी अपने जीतने का जैसे जश्न मना रहा था। वो अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, क्या हुआ अरुणी देवी, आज तुम्हारा रौब खत्म हो गया। इतना उसके बोलते ही अरुणी देवी के होंठों पर अचानक से मुस्कुराहट आ जाती है। वो अचानक से हंसने लगती हैं। निहाल राठी कंफ्यूज्ड होकर अरुणी देवी को देखने लगता है। अरुणी देवी अपनी हंसी रोकते हुए कहती हैं, ओहो निहाल राठी, तुम इतने बेवकूफ़ हो कि जाल में ऐसे फंसते चले गए कि तुम्हें फंसाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। मुझे पहले से ही पता था कि तुम शांत तो रहने वाले हो नहीं। अच्छा ये छोड़ो और ये बताओ, जिसने बच्चा बदला वो कहाँ है। निहाल राठी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। सच तो ये था कि जब से उस इंसान ने बच्चा बदला था वो उसके बाद से गायब हो चुका था। अरुणी देवी अपने हाथ बांधे आराम से कहती हैं, चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। इतना बोलते ही वो अपनी रौबदार आवाज़ में बाला को बुलाती हैं। बाला लैपटॉप लेकर आता है और चलाकर निहाल राठी की तरफ कर देता है। वीडियो में एक इंसान को बुरी तरह से पीटा गया था, उसे कुर्सी पर बिठाया गया था। अरुणी देवी बीच में ही कहती हैं, बच्चे कभी बदले ही नहीं थे। तुम्हारा ये आदमी बच्चा बदलने गया था, लेकिन सिर्फ 50 लाख में बिक गया और मेरे बोलने के मुताबिक उसने तुम्हारे ही पोते को वापस कर दिया। एक बार अपने पोते की शक्ल अच्छे से देख लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। निहाल राठी को एक जोर का झटका लगता है। वहीं अरुणी देवी अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए कहती हैं, तुम जैसे धोखेबाज हो, तुम्हारे पाले गए कुत्ते भी धोखेबाज हैं जो तुम्हें ही काटने निकल गए। खैर किस्मत की बात है, क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारी किस्मत में कभी जीतना लिखा ही नहीं है। निहाल राठी गुस्से से वहां रखी हांडी को तोड़ देता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है। अरुणी देवी अपनी रौबदार आवाज़ में कहती हैं, अपने दुश्मन पर पलटवार कैसे करना है ये अरुणी देवी को अच्छे से पता है। मेरे आदि में सिंघानियास का खून है, ये उसकी हर एक चाल से पता चलता है। मेरा पोता आदित्य सिंघानिया ही है और तेरा पोता एक हैवान जैसे तू खुद है। इतना बोलते ही अरुणी देवी वहाँ से निकल जाती हैं। बाला भी उनके पीछे चला जाता है। निहाल राठी गुस्से से किसी को कॉल करके कहता है, सब कुछ उल्टा हो गया, वो आदित्य सिंघानिया मेरा पोता नहीं है। आखिरी दांव में अरुणी देवी ने मुझ पर पलटवार कर दिया। हॉस्पिटल से बच्चे कभी बदले ही नहीं थे। उधर से एक सर्द भरी आवाज़ आती है, अपनी आवाज़ नीचे, वरना जितने दिन जीने के हैं वो भी नहीं जी पाओगे। तुम्हारी चाल हमेशा बेकार होती है, आज तुमने पूरी तरह से साबित कर दिया। इतना बोलते ही कॉल कट जाता है। सिंघानिया विला में काफ़ी देर बाद अरुणी देवी सिंघानिया विला पहुंचती हैं। तुरंत उन्हें प्रीत की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। सिंघानिया परिवार फिर एक बार खुशी के आलम में डूब जाता है। अरुणी देवी कमरे में पहुंचती हैं। इसी के साथ पृथ्वीराज भी उनके पास पहुंच जाते हैं। पृथ्वीराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, माँ, क्या निहाल राठी ने सब उगल दिया। अरुणी देवी एक जीत भरी मुस्कान लिए कहती हैं, उगल भी दिया और मुंह के बल भी गिर गया। उनके इतना कहते ही दरवाजे पर दस्तक होती है। अरुणी देवी अंदर आने को कहती हैं। आदित्य अंदर आकर खड़ा होकर कहता है, क्या हुआ दादी, आपने हमें बुलाया। अरुणी देवी आदित्य को ध्यान से देखकर कहती हैं, आदि आप ठीक है ना। आदित्य सवालिया नज़रों से अरुणी देवी को देखता है तो अरुणी देवी आगे आकर आदित्य का चोट वाला हाथ पकड़कर कहती हैं, आपको ये चोट कैसे लगी। आप और काव्या के बीच सब कुछ ठीक है ना। आदित्य कुछ पल रुककर हाँ में जवाब देता है। अरुणी देवी कुछ देर तक आदित्य की चोट को देखती हैं, फिर हाथ छोड़कर कहती हैं, ठीक है, जाइए, हम किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे। अभी आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। काव्या से कहिए कि हमने उन्हें बुलाया है। आदित्य हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है। कुछ देर बाद काव्या अरुणी देवी के कमरे में आती है। काव्या अरुणी देवी और पृथ्वीराज को देखकर कहती है, क्या हुआ दादी। अरुणी देवी तुरंत पूछती हैं, आदि को चोट कैसे लगी। काव्या, झूठ नहीं, हमें सच सुनना है। काफ़ी देर तक काव्या चुप रहती है, फिर आदित्य और उसके बीच हुए सब कुछ बता देती है। काव्या की बात सुनकर पृथ्वीराज और अरुणी देवी मुस्कुराने लगते हैं। वहीं काव्या को इन सब बातों से बहुत शर्म आ रही थी। अरुणी देवी काव्या के सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, देखिए काव्या, आदि ने बचपन से बहुत कुछ सहा है। उन्हें बचपन से प्यार नहीं मिला, इसीलिए जब उन्हें आपका प्यार मिला तो शायद उसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हो। आप चिंता मत कीजिए, जब वक्त बीतता जाएगा तो उन्हें अपने बच्चों के साथ प्यार बांटना भी आ जाएगा। काव्या हाँ में सिर हिला देती है। अरुणी देवी उसे जाने को कहती हैं तो काव्या वहाँ से निकलकर सीधे कमरे में चली जाती है। कमरे में वो देखती है तो आदित्य साइड में लेटकर एकटक ऊपर देख रहा था।
अव्यान और आव्या भी बेड पर लेटे थे। काव्या चलकर अपने दोनों बच्चों को झूले पर लिटा देती है और खुद बेड पर आदित्य के सीने पर सिर रखकर लेट जाती है। आदित्य काव्या को पकड़ लेता है। काव्या आदित्य की शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, मैं क्या सोच रही थी कि हम फिर एक बेबी करते हैं। आदित्य तुरंत बोलता है, बिल्कुल नहीं। काव्या सिर उठाकर आदित्य को देखती है। आदित्य भी अपनी डरावनी नज़रों से काव्या को देख रहा था। काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य के गाल पर किस करते हुए कहती है, आप बहुत क्यूट और स्वीट हैं। आपको पता है, अयान बिल्कुल आप पर गया है, बिल्कुल शांत, क्यूट और स्वीट। मैं अपने अयान के लिए एक बहुत ही सुंदर सी वाइफ चॉइस करूँगी। आदित्य काव्या के माथे को चूमकर कहता है, वाइफ ही? काव्या तुरंत आदित्य को सिर उठाकर देखती है तो आदित्य कहता है, क्या मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादा गुस्सा करता हूँ? आदित्य के ऐसे सवाल से काव्या को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो जवाब क्या दे। सच तो यही था कि आदित्य हद से ज़्यादा गुस्सा करता था। कुछ सोचते हुए काव्या जवाब देती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझ पर ज़्यादा गुस्सा करते हैं? इस पर आदित्य कोई जवाब नहीं देता और काव्या को कसकर बाहों में भर लेता है। उसके इतना करते ही आव्या रोने लगती है। काव्या खुद को कंट्रोल किए हुए थोड़ा भी नहीं हिलती। आव्या के रोने की आवाज़ तेज़ होने लगती है। तभी आदित्य कहता है, वाइफी, रैबिट रो रही है। काव्या अब भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। आदित्य काव्या को छोड़कर उठ जाता है और आव्या को गोद में लेकर फिर एक बार काव्या के बगल में लेट जाता है। आव्या अब आदित्य और काव्या के बीच में लेटी रो रही थी। काव्या आंखें खोलकर आव्या को देखती है, फिर अपने ब्लाउज के बटन खोलकर आव्या को फीड कराने लगती है। आदित्य एकटक आव्या को फीड करते हुए देखने लगता है। वहीं काव्या के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। सुबह का वक्त था। सभी नाश्ता करने के बाद अपने काम की ओर निकलने लगे। अनुराग कमरे में अपने बैग्स को लेकर सपना के माथे को चूमकर कहता है, मैं जल्द ही आ जाऊंगा सपना, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इसीलिए जाना पड़ रहा है। सपना बस हाँ में सिर हिला देती है। अनुराग अब कमरे से निकलने लगता है। वो दरवाजे के बाहर कदम रखने ही वाला होता है कि सपना की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। अनुराग मुड़कर देखता है तो सपना अपने पेट को पकड़े बेड पर बैठी थी। अनुराग जल्दी से भागकर जाता है और घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ सपना? सपना कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, बस दर्द से चिल्ला रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। अनुराग बैग्स को फेंककर जोर से चिल्लाता है, माँ। विशाखा, जो इस वक्त इधर ही आ रही थी, आवाज़ सुनकर तेज कदमों से चलकर अंदर जाती हैं। सपना की हालत देखकर वो समझ जाती हैं कि सपना को क्या हुआ है। हॉस्पिटल में अनुराग सपना के साथ अंदर था। विशाखा, मायावती, काव्या और प्रीत बाहर थे। आव्या सो रही थी और अव्यान को रूमानी गोद में ली हुई थी, इसीलिए काव्या हॉस्पिटल आ गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लड़का हुआ है। चारों अंदर आते हैं। अनुराग बैठकर सपना को एकटक देख रहा था, जिसकी आंखें इस वक्त बंद थी। वहीं बच्चा रो रहा था। विशाखा आगे बढ़कर बच्चे को गोद में लेती हैं। काव्या अनुराग के कंधे पर हाथ रखकर, अनुराग। काव्या के इतना बोलते ही अनुराग झट से उठकर काव्या के गले लग जाता है। उसकी सांसें बहुत तेज थीं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी डॉक्टर अंदर आकर कहती हैं, पेशेंट की बॉडी में ब्लड की कमी आ गई है, जिसकी वजह से इन्हें कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा और इस वक्त वो अपने बच्चे को फीड भी नहीं करवा सकती। ये सुनते ही सभी सपना को देखने लगते हैं, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसका बच्चा बहुत हेल्दी था। काव्या अनुराग की पीठ को सहलाते हुए कहती है, चिंता मत कीजिए अनुराग, सपना को कुछ नहीं होगा। काव्या के इतना बोलते ही अनुराग का बच्चा रोने लगता है। विशाखा चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लगातार रोए जा रहा था। अनुराग काव्या से दूर होकर अपने बच्चे को गोद में उठाता है, फिर उसके माथे को चूम लेता है। कुछ देर के लिए बच्चा शांत रहता है, फिर रोना शुरू कर देता है। विशाखा थोड़ा परेशान होकर कहती हैं, शायद इसे भूख लगी है। अनुराग अपने फ़ोन को निकालकर, मैं दूध लाने के लिए बोल देता हूँ। विशाखा तुरंत अनुराग का हाथ पकड़कर कहती हैं, नहीं अनुराग, इस वक्त बच्चे को माँ के दूध की ज़रूरत है। ये सुनकर अनुराग तुरंत बोलता है, लेकिन माँ, सपना तो। इतना बोलते ही वो सपना को देखता है, जो अब तक बेहोश थी। सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी काव्या कहती है, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं दूध पिला सकती हूँ। विशाखा तो हाँ बोलती है, लेकिन अनुराग सोच में पड़ जाता है। वो सोचते हुए अपने बच्चे को देखता है, जो अब तक रोए जा रहा था। अनुराग बच्चे को काव्या को दे देता है। काव्या बच्चे को लेकर कहती है, अनुराग प्लीज़ आप ये बात सपना को मत बताइएगा कि उसके बच्चे को सबसे पहले मैंने दूध पिलाया, वरना उसे बुरा लगेगा। अनुराग हाँ में सिर हिलाता है। काव्या उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाती है और सपना के बच्चे को दूध पिलाने लगती है। इधर रूमानी अव्यान के साथ खेल रही थी। वहीं हमारी आव्या तो काव्या को परेशान करते करते थककर सो चुकी थी।
आव्या 4 बजे उठकर रोया करती थी और रात को भी बीच बीच में उठ जाती, जिससे काव्या बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। काव्या की तो नींद ही पूरी नहीं हो पाती। वहीं अव्यान तभी रोता जब उसे भूख लगती, और भूख भी उसे बहुत कम लगती थी। ज़्यादातर अव्यान हमेशा शांत रहता। रूमानी अव्यान के साथ खेल ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वो फ़ोन को देखती है जहाँ वंशज का कॉल आ रहा था। रूमानी कुछ देर तक फ़ोन को देखती है, फिर रिसीव करके कान से लगा लेती है। वंशज उधर से कहता है, हाय भाई की साली। रूमानी एक नज़र फ़ोन को देखती है, फिर कहती है, तुम्हारा कभी कभी दिमाग सटक जाता है क्या? कभी गुस्सा करते हो, कभी मजाक करते हो, तो पता नहीं कभी क्या करते हो। वंशज इस पर जवाब देता है, वो तो दिमाग पर डिपेंड करता है। अच्छा ये सब छोड़ो, एक्चुअली मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। मैं मॉल आया था तो प्रिंसेस और भाभी के लिए कपड़े ले रहा था। प्रिंसेस का तो मैंने ले लिया, लेकिन भाभी का नहीं ले पा रहा हूँ। तुम कुछ सजेस्ट करो ना। रूमानी तुरंत कहती है, तुम दी से ही क्यों नहीं पूछ लेते? वंश इरिटेट होकर, पागल लड़की, उनके लिए सरप्राइज है। उसके इतना बोलते ही रूमानी मुंह बनाकर ठीक है कहती है। वंशज वीडियो कॉल करता है तो रूमानी उसे ड्रेसेस चॉइस करवाने में हेल्प करती है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शॉपिंग कर लेने के बाद वंशज कहता है, ओके थैंक्स भाई की साली। एंड बाय द वे, आज मैंने गौर किया कि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो रूमा। इतने बोलते ही वंशज कॉल कट कर देता है। वहीं अचानक से रूमानी के दिल की धड़कन शोर करने लगती है। रूमानी अपनी धड़कनें रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करो। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो बस मेरी दीदी का देवर है और कुछ नहीं। इतना बोलते ही रूमानी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद खुद को शांत करके फिर एक बार अव्यान के साथ बिजी हो जाती है। रूमानी बिजी ही थी कि उसे आदित्य के फ़ोन से बात करते हुए आने की आवाज़ आती है। आदित्य की आवाज़ सुनकर रूमानी एकदम से फ्रीज हो जाती है। उसका दिल डर से तेज़ी से धड़कने लगता है। वहीं आदित्य कमरे में आ चुका था। उसका ध्यान भी रूमानी पर चला जाता है, जो बेड पर दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी थी। आदित्य एक नज़र पूरे कमरे को देखता है, फिर झूले पर जहां आव्या सो रही थी। आदित्य अब सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप ऑन करता है। वहीं इधर रूमानी की हालत पंचर होती जा रही थी। आज से पहले रूमानी का कभी भी इस तरह से आदित्य से सामना नहीं हुआ था। रूमानी आदित्य को एक नज़र तक नहीं देख पा रही थी। अब तो उसका ध्यान आदित्य के डर से हट ही नहीं रहा था। आदित्य चुपचाप अपने लैपटॉप पर काम करते रहता है। अब तक सब कुछ शांत ही था कि रूमानी का फ़ोन फिर एक बार रिंग होता है। इस बार काव्या का फ़ोन था। रूमानी फ़ोन रिसीव करके दबी हुई आवाज़ में कहती है, हेलो। उधर से काव्या कहती है, रूमा क्या कमरे में आपके भैया हैं? रूमानी अपने आप को संभाले हुए कहती है, हाँ भाभी। काव्या तुरंत कहती है, उनको दीजिए तो, कब से मैं उन्हें कॉल ट्राई कर रही हूँ। पहले बिजी बता रहा था और अब स्विच ऑफ बता रहा है। जहाँ रूमानी आदित्य को एक नज़र तक देख नहीं पा रही थी, तो वहीं काव्या उसे फ़ोन देने के लिए कह रही थी। आज तो रूमानी को ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद की जान ले ले। पर जो भी हो, रूमानी अब भी आदित्य से बहुत ज़्यादा डरती थी। ये डर क्यों था ये किसी को नहीं पता, क्योंकि आदित्य ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसके बावजूद रूहानी और रूमानी अब भी डरा करती थी। रूमानी धीरे से बेड से उठती है और बहुत ही धीरे कदमों से चलकर आदित्य के पास जाकर खड़ी हो जाती है। रूमानी की तो आदित्य को देखकर ही मुंह से कुछ नहीं निकलता। आदित्य को ये महसूस तो हो रहा था कि रूमानी खड़ी है, इसके बावजूद वे सिर उठाकर नहीं देख रहा था। रूमानी किसी तरह से खुद को संभाले फ़ोन बढ़ाकर रुक रुक कर कहती है, भाई वो भाभी। वो मुश्किल से इतना ही बोल पाती है, उसके आगे उसकी बोलने की हिम्मत ही नहीं रहती। रूमानी की टूटी फूटी आवाज़ सुनकर आदित्य उसे देखता है, फिर उसके फ़ोन को। कुछ पल में वो रूमानी के हाथों से फ़ोन लेकर कान पर लगा लेता है। वहीं रूमानी तुरंत वहाँ से जाकर आव्यान के पास बैठ जाती है। आदित्य धीरे से, बोलो। काव्या उधर से, मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ, आपने फ़ोन बंद क्यों रखा है? आदित्य एक नज़र अपने फ़ोन को देखता है, जो सच में बंद था। आदित्य फ़ोन को पावर बैंक से लगाते हुए कहता है, बैटरी डेड हो गई है। काव्या थोड़ी देर तक रुकती है, फिर कहती है, वो आपको ये बोलना था कि आप खाना खा लीजिएगा, अभी मैं घर नहीं आ सकती। अयान और परी को भूख लगे तो मैंने टेबल पर दूध निकाल कर रखा है, आप उन्हें पिला दीजिएगा। काव्या की बात सुनकर आदित्य जहाँ अभी शांत था, उसका फेस एकदम से सर्द हो जाता है। आदित्य कुछ बोलता उससे पहले ही काव्या उधर से कॉल कट कर देती है। रात के वक्त काव्या कमरे में आती है। वो बेड पर लेटे आदित्य को देखती है, फिर अपने बच्चों की ओर बढ़ जाती है। आदित्य जैसे ही ये देखता है, उसकी मुट्ठी कस जाती है। वो बिना कुछ बोले नज़रें फेर कर आंखें बंद कर लेता है। काव्या बोतल के दूध को चेक करती है तो वैसा का वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था।
अव्यान और आव्या को देखती है, जिनके चेहरे पर आंसू साफ दिख रहे थे। इससे पता चल रहा था कि अव्यान और आव्या रोते रोते थककर सो चुके हैं। ये सब देखकर काव्या बिना भाव के कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आपने बच्चों को दूध क्यों नहीं पिलाया? आदित्य कोई जवाब नहीं देता। काव्या झट से आदित्य के पास जाकर खड़ी होकर कहती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा था ना कि उन्हें दूध पिला दीजिएगा। आदित्य आंखें बंद करके ही जवाब देता है, तुम कहाँ थी? क्या तुम्हें पता नहीं था कि बच्चों को भूख लगेगी, उन्हें दूध पिलाना है? आदित्य के ऐसे जवाब से काव्या को अब गुस्सा आने लगता है। वो जोर से चिल्लाकर कहती है, बिजी थी इसीलिए मैंने आपसे कहा था, वरना मुझे कोई शौक नहीं कि बच्चों को ऐसे छोड़कर जाने का। बच्चे सिर्फ मेरे नहीं, आपके भी हैं, इतना तो कर ही सकते थे ना आप। आदित्य उठकर उसी तरह से काव्या पर चिल्लाता है, मैंने नहीं कहा था बच्चे करने के लिए, तुम्हारी ही जिद थी, अब संभालो। आदित्य के ऐसे जवाब से तो काव्या का दिमाग ही खराब हो जाता है। वो फिर एक बार गुस्से से कहती है, ओह, मतलब मैंने जिद की तो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आपका कुछ नहीं? मतलब आप बच्चों के कुछ नहीं लगते, आपको उनसे कोई मतलब ही नहीं है। काव्या के इतना बोलते ही अव्यान और आव्या रोने लगते हैं। काव्या जल्दी से उनके पास जाकर गोद में लेती है और दोनों को ब्रेस्ट फीड कराने लगती है। काव्या दोनों के आंसुओं को पोंछकर माथे को चूम लेती है। इतना करते ही वो आदित्य को देखती है, जो अब तक गुस्से से खड़ा था। काव्या आदित्य से नजरें फेरकर अव्यान और आव्या के सिर को सहलाते हुए कहती है, अब मैं आप दोनों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कोई रहे या ना रहे, मैं हमेशा आप दोनों के साथ रहूंगी। ये सब काव्या थोड़े गुस्से में बोल रही थी। वहीं आदित्य जब ये सुनता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो काव्या को देखकर सर्द आवाज में कहता है, ओह, तो अब तुम्हें मेरे रहने या ना रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? इतना बोलते ही आदित्य जाने लगता है कि काव्या तुरंत कहती है, आप जानबूझकर ये सब करते हैं ना? आपको पता है कि मैं एक पल भी आपके बगैर रह नहीं सकती, फिर भी हमेशा मुझे छोड़कर जाने की बात करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अपनी आंखें इस कदर बंद कर लूँगी कि आपकी छुअन के बगैर मेरी आंखें नहीं खुलेंगी। आदित्य के कदम एकदम से रुक जाते हैं। बहुत देर तक आदित्य काव्या की पीठ करके खड़ा रहता है, वहीं काव्या उसे बस देखती रहती है। फिर अचानक ही आदित्य को क्या होता है कि वो कमरे से तेज कदमों से निकल जाता है। उसके बाहर निकलते ही काव्या के आंसू बहकर टप टप करके अव्यान के हाथ पर गिर जाते हैं। अव्यान दूध पीना छोड़कर एकटक काव्या को देखने लगता है। टू बी कंटिन्यूड।